नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेंद्र बाउल अपने यूट्यूब चैनल HGR यानी हिंदी ग्रामर रहस्य में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आप जरूर देखना जिसमें भाषा और लिपि में क्या अंतर है ये बताया गया है, प्लस देवनागरी लिपि का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भी बताया गया है। इससे पहले की वीडियो आप वो दोनों जरूर देखना। चलिए आज हम करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है। देवनागरी लिपि की पहली विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूं कै, तो मैंने बोला कै तो लिखा भी कै ही गया, यानी जो बोला है वही ध्वनि है। जबकि इंग्लिश में रोमन लिपि में क्या होता है, अगर मैंने लिखना है क या कोई वर्ड लिखता हूं जिसमें क्या आता है जैसे कि कैट, तो कै के लिए यहां लिखा जाता है कैट में सी। फिर मैं लिखता हूं दोबारा से किसी ऐसा शब्द में जिसमें क्या आता हो जैसे कि क्लर्क, तो इसमें क्या है सी के आ गया, इसमें क के लिए सी आ गया। और इसी तरीके से मान लो मैं लिखता हूं चेक, तो इसमें क्यू यू ई ये आ गया। अब आप देख सकते हैं अंतर। तो दूसरा है एक चिन्ह के द्वारा एक ध्वनि का बोध होता है। वही चीजें हैं जो पहले बताई थी कि एक चिन्ह के द्वारा, यानी क्या बोल रहा हूं तो मैं क्या की ही आवाज आएगी। तीसरा है जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, यानी मैंने अगर कै बोला तो लिखा भी कै गया। लेकिन रोमन लिपि में क्या है, जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता। जैसे मैंने बोला क्लर्क, तो यहां तो कै के लिए सी लिखा गया, यहां कै के लिए सी के लिखा गया और यहां कै के लिए क्यू यू ई लिखा गया है। नंबर 4, वर्णों का वर्गीकरण, यानी देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है। यानी स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि जो भी हम बोलते हैं वही लिखा जाता है, यानी ये और ये, इन सब का मतलब एक जैसा ही है। नंबर 7 पे है वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। कैसे वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है, कैसे, ये इसकी खूबियां हैं कि एक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह है, एक चिन्ह के द्वारा एक ही ध्वनि बोली जाती है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। ये सारे के सारे 4 पॉइंट जो है इसी पॉइंट के लिए है कि वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। यानी यहाँ पे कोई भी बोलने में और लिखने में किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। नंबर 8 पे है स्वरों और व्यंजनों की क्रम पूर्ण व्यवस्था है। यानी स्वर और व्यंजन को तरीके से लिखा जाता है और दोनों का आपस में प्रयोग कैसे होगा उसका भी एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। नंबर 9 पे है अर्ध अक्षर के रूप की व्यवस्था है। यदि हमने आधा अक्षर भी लिखना हो तो उसकी भी व्यवस्था है। जैसे लिख रहा हूं मैं शुद्ध, और ये मैंने आधा धैर्य लगा दिया, यानी आधा अक्षर भी देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। जैसे शुद्ध है, या हम लिखें बुद्ध, ये आधा धै आ गया। और इसी तरीके से और भी है, जैसे कर्म में र इधर लिखा गया, उसी तरीके से कर्म में मैं ऊपर लिखा गया, तो ये भी व्यवस्था देवनागरी लिपि में है। उसके अलावा नंबर 10 में है उच्चारण के सूक्ष्म भेद को भी प्रकट करने की व्यवस्था है। इसका मतलब भी हुआ कि कहीं छोटी से छोटी कोई अगर बिंदी भी बोलना चाह रहे हैं हम, या नासिक के वर्ण है वो भी बोला जाता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अनुनासिका या अनुस्वार का प्रयोग पूर्णतः किया जाता है। नंबर 11 है मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। इसका मतलब हुआ
मात्रा गिन करके हम छंद बताते हैं। यानी जैसे 16 मात्राएं हैं, 14 मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं और कितनी मात्राओं से कौन सा छंद बना है, इस बात का पता चल जाता है। नंबर 12 पे है कि हर वर्ग का एक निश्चित नासिके व्यंजन है। ये बात समझ में नहीं आई होगी, चलिए समझाते हैं। जैसे मैंने लिखा है क ख ग घ ड़, तो ये जो लास्ट के होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं नासिके व्यंजन। तो नासिके व्यंजन हर वर्ग के 5वें नंबर यानी लास्ट में आते हैं। ये भी देवनागरी लिपि के वर्ण में व्यवस्था है। नंबर 13 पे है मूक वर्ण नहीं है, यानी देवनागरी लिपि के वर्ण में कोई भी मूक वर्ण नहीं है, जैसे कि अंग्रेजी के रोमन लिपि में होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 वर्ड, एक लिखा है मैंने राइट और दूसरा लिखा है राइट, दोनों का अर्थ है राइट, ठीक है। तो RIGHT इसमें तो ठीक है, R का प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन अगर इस वर्ड को देखें तो ये राइट है, लेकिन अगर इसको हटा दें तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाता है, जबकि ये W इसमें बोला नहीं जाता परंतु लिखा जरूर जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। नंबर 14 पे है मात्राओं का प्रयोग किया गया है। देवनागरी लिपि में मात्राओं का प्रयोग सभी व्यंजनों में है, जैसे क, का, की, कु, के, कई, को आदि। तो ये मात्राएं जो है इस तरीके से लगती हैं। ये व्यवस्था जो है देवनागरी लिपि में है। नंबर 15, देवनागरी लिपि का बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग हुआ है। कैसे? क्योंकि देवनागरी लिपि अकेली हिंदी भाषा की लिपि नहीं है, बल्कि ये हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी आदि भाषाओं की भी लिपि है, इसलिए देवनागरी लिपि का प्रयोग बहुत ज़्यादा व्यापक है। नंबर 16 है, देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि अरबी और फारसी लिपि वो जो है दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे मैंने लिखा हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी और कोंकणी, ये तो हुआ देवनागरी लिपि। लेकिन अगर हम अरबी या फारसी में लिखेंगे तो वो इधर से लिखते हुए इधर आएंगे, यानी दाएं से बाएं की ओर आएंगे। तार में विशेषता है कि यह अक्षरात्मक है। अक्षरात्मक लिपि, इसका मतलब हुआ कि ये साइलेबिक है, SYLLA, यानी साइलेबिक स्क्रिप्ट है, यानी इसमें जो है अक्षर है न कि अल्फ़ाबेट है। जबकि इंग्लिश भाषा में यानी रोमन लिपि में जो है वो अल्फ़ाबेट हैं और हिंदी में जो है अक्षरात्मक हैं, यानी इसमें अक्षर हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग। जबकि रोमन लिपि में जो है अल्फ़ाबेट हैं, यानी जैसे कि ABC। तो दोस्तों ये वीडियो जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैंने देवनागरी लिपि के गुण यानी विशेषताएं बताई हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जहाँ भी आप संभव हो सके इस वीडियो को आपको पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को, अपने दोस्तों को भी बेनिफिट हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।